बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल TLP में हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया हुआ है। इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 इस वीडियो लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग मॉडल्स। लर्निंग मॉडल्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो लर्निंग मॉडल्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि मॉडल क्या है, मॉडल किसे कहते हैं। ये जो स्लाइड दी गई है, यहाँ पे मॉडल की डिफिनीशन दी गई है। स्टूडेंट्स, मॉडल असल में एक ऐसी ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है किसी भी रियलिस्टिक सिचुएशन की। कोई भी रियलिस्टिक सिचुएशन हो, उस रियलिस्टिक सिचुएशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि असल में वो जो रियल में जो वाक़या, जो प्रोसेस, जो प्रोग्राम, जो कुछ भी हो रहा था, उसको उसके रिजेम्बलेंस में हम कोई सिंबल्स के थ्रू, कोई ग्राफ के थ्रू हम कोई चीज़ पेश करके किसी ख़ास क्वेश्चन का आंसर करते हैं, या किसी ख़ास टॉपिक, प्रोसेस या प्रोग्राम या इवेंट के बारे में बताते हैं, तो वो कहलाती है मॉडल। लिखा गया है यहाँ पे कि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी के कुछ पहलुओं को अगर हम स्कीमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो वो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होती हैं रियलिटी की, वो कहलाती हैं मॉडल। तो स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स? स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन एक ऐसी डिज़ाइंड प्रेजेंटेशन होती है कि जिसमें एक सिस्टम के एलिमेंट्स को हम प्रेजेंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करते हैं, या हम उसको ग्राफिक सिंबल्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हम उसको डीपली प्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। उसकी जो रियलिस्टिक पिक्चर्स होते हैं, रियलिस्टिक उसके पिक्चर्स है, उनके बजाय हम ग्राफिक सिंबल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी रियलिटी के किसी भी एस्पेक्ट्स की, किसी प्रोसेस की, किसी फिनोमेना की, उसके रियल पिक्चर डालने के बजाय हम ग्राफ के थ्रू सिंबल्स यूज़ करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती हैं मॉडल। लिखा है ए बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप टू ऑर्गेनाइज ए नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स that are focused on a particular set of questions। यानी ये जो मॉडल है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। ये हम इसलिए डेवलप करते हैं ताकि हम नंबर ऑफ़ कंसेप्ट्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उस जो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है उस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो उन पे फोकस कर सके, उनका आंसर हम कर सके उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। A model can come in many shapes, size and styles। तो मॉडल डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट साइज में और डिफरेंट स्टाइल्स में मिलते हैं। इन जनरल all modes have an information input। all models, स्टूडेंट्स ये मोड्स नहीं है, मॉडल्स है, स्पेल मिस्टेक है इसमें। all models have an information input and information processor and output of expected result। यानी तमाम मॉडल्स जितने भी होते हैं, तो उनमें इंफॉर्मेशन इनपुट भी होती हैं, फिर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग भी होती हैं, और फिर जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो भी आउटपुट की शक्ल में दिया जाता है। यानी इसका मतलब है कि कोई भी मॉडल बनाते वक्त सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, उसके बाद उनको कुछ इस तरीके से प्रोसेस करते हैं कि वो सामने वाले, देखने वाले जो लोग हैं, उनके सामने उनकी जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो शो कर सके। यानी हम जो क्वेश्चंस, जो कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहते हैं, तो वो कंसेप्ट, वो जो क्वेश्चंस है वो क्लियर करवा सके। इस किस्म के रिजल्ट्स जो है वो आउटपुट की शक्ल में मिल जाते हैं एक मॉडल के थ्रू। एक्टिव लर्निंग मॉडल, तो यहाँ पे एक मॉडल दी गई है जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है एक्टिव लर्निंग मॉडल। This model suggests that all learning activities involve some kind of experience or some kind of dialogue। यानी ये एक लर्निंग मॉडल है, एक्टिव लर्निंग मॉडल। इस मॉडल का कहना ये है, यानी ये मॉडल ये सजेस्ट करती है, हमें ये बात बताती हैं कि जितने भी लर्निंग एक्टिविटीज़ है, तो उसमें
एक्सपीरियंस भी होती हैं और कुछ डायलॉग भी होती हैं। यानी जितनी भी लर्निंग से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ हैं तो उनमें हमारा वो एक्सपीरियंस करते वक्त, वो लर्निंग करते वक्त कुछ किस्म के एक्सपीरियंस भी होते हैं और कुछ किस्म के डायलॉग भी होते हैं। द टू मेन काइंड ऑफ डायलॉग आर, हमारी जब भी कभी लर्निंग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, हम लर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस वक्त हम डायलॉग के टू टाइप्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से डायलॉग? विद सेल्फ, डायलॉग विद अदर्स। हम खुद से भी डायलॉग करते हैं, खुद से भी हम बातचीत करते हैं और दूसरों से भी हम बातचीत करते हैं। कन्वर्सेशन का डायलॉग कहते हैं कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, या ख़ुद से भी जो है वो कन्वर्सेशन डायलॉग कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम खुद से भी डायलॉग करते हैं, हम खुद से भी कन्वर्सेशन करते हैं किसी ख़ास जो लर्निंग हम कर रहे हैं उस लर्निंग से रिलेटेड, और दूसरों से भी हम बातचीत करते हैं उस लर्निंग के बारे में। दूसरी तरफ बता रहा है कि द टू मेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आर ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। और जब भी हम कोई लर्निंग एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम दो किस्म के एक्सपीरियंस करते हैं, एक ऑब्जर्विंग और दूसरा डूइंग। ऑब्जर्विंग मीन्स के हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, जो इवेंट्स वगैरह हमारे सामने हो रही होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं लर्निंग करते वक्त, और फिर हम खुद भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एक्टिविटी में, हम खुद भी कुछ करते हैं। हम खुद जब अपने हाथ से कुछ करते हैं, जब हम खुद बोल रहे होते हैं, हम खुद कुछ कर रहे होते हैं तो वो हमारा डूइंग है। और जब हम दूसरों को बोलते हुए और उनको करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्विंग है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमसीक्यूज़ के लिए आपने ये बातें याद रखनी है कि जो एक्टिव लर्निंग मॉडल है वो एक लर्निंग मॉडल है जो कि हमें बताती है कि डायलॉग के भी टू टाइप्स है और एक्सपीरियंस के भी टू टाइप्स है। तो इस किस्म के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ए मॉडल ऑफ एक्टिव लर्निंग, डी फिंक का बनाया हुआ ये एक एक्टिव लर्निंग मॉडल था। पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे पैसिव लर्निंग भी यहाँ पे दी गई है। और एक्टिव लर्निंग के बारे में यही चीज़ें हैं कि एक्टिव लर्निंग के अंदर क्या होती हैं, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव डायलॉग होती है। एक्सपीरियंस के अंदर ऑब्जर्विंग और डूइंग, और डायलॉग के अंदर सेल्फ डायलॉग और डायलॉग विद अदर्स और डायलॉग विद सेल्फ। हम रिफ्लेक्टिव डायलॉग, रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो रिफ्लेक्टिव डायलॉग खुद से भी हम करते हैं, दूसरों से भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ पैसिव लर्निंग के बारे में लिखा है कि रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, यानी उसमें हम खुद कुछ करते नहीं हैं, ख़ुद को हम इस तरह इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन सिर्फ बाहर से हम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, आइडियाज़ को रिसीव करते हैं। तो हमारा ख़ुद जब किरदार ज़्यादा नहीं होता, हम ख़ुद जब ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं एक्टिवली, तो वो कहलाती है पैसिव लर्निंग के, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को। और एक्टिव लर्निंग मीन्स कि हमारी एक्सपीरियंस और हमारी रिफ्लेक्टिव डायलॉग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए डायलॉग विद सेल्फ जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ए लर्नर थिंक रिफ्लेक्टिवली अबाउट ए टॉपिक, एक लर्नर जब रिफ्लेक्टिवली रिफ्लेक्शन करते हुए किसी टॉपिक के बारे में सोचता है तो फिर वो क्या सोचता है, व्हाट दे थिंक आर शुड थिंक, जो मतलब वो सोच रहे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने क्या सोचना है, क्या सोच रही हूँ। व्हाट दे फील अबाउट द टॉपिक, मैं उस टॉपिक के बारे में क्या फ़ील कर रही हूँ, जो मैं उस टॉपिक के बारे में सोच रही हूँ, जो मैं उस टॉपिक के बारे में फ़ील कर रही हूँ। तो मेरी ख़ुद की उस टॉपिक के बारे में जो सोच है और जो मेरे फीलिंग्स है, तो ये सेल्फ डायलॉग है। Thinking about my own thinking, but it addresses broader era of questions than just cognitive concern. अपने सोच के बारे में सोचना, ये कहलाती है सेल्फ डायलॉग, डायलॉग विद सेल्फ के। अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना, अपनी थिंकिंग पे रिफ्लेक्शन करना। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह नहीं कह सकते कि सोचने के बारे में सोचने को हम सेल्फ डायलॉग विद सेल्फ कहते हैं। ये थोड़ा ब्रॉड है, यानी कि सिर्फ कॉग्निटिव कंसर्न हम इसको नहीं कह सकते, थोड़ा ब्रॉड है कि जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम खुद से पूछते हैं और उनका आंसर भी हम खुद अपने माइंड में खुद को दे देते हैं। A teacher can ask a student on a small scale to keep a journal for a course or on a large scale to develop a learning portfolio. अब इसका मतलब ये है कि एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछता है, स्टूडेंट को कोई जो है वो टास्क देता है। अगर
कोई छोटे छोटे पैमाने पे कोई टास्क स्टूडेंट को दिया है तो उसका मतलब ये है कि जो उसका जो कोर्स है उसके साथ वो अपने लिए जर्नल जो है वो लिख सके। जर्नल लिख सके मीन्स के जो डायरी राइटिंग होती है तो ये जर्नल कहलाती हैं। अगर एक बड़े पैमाने पे टीचर स्टूडेंट से कुछ पूछता है, स्टूडेंट से कुछ जो है वो लिखने को देता है स्टूडेंट को, तो उसमें जब स्टूडेंट कोई बड़े पैमाने पे कोई असाइनमेंट करने के बारे में जब स्टूडेंट सोचता है तो इसमें ये क्या होती है, ये एक लर्निंग पोर्टफोलियो के लिए होती है। और जो छोटे पैमाने पे कोई असाइनमेंट वगैरह मिलती है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बारे में जो अपने जहन में एक स्टूडेंट सोचता है तो वो जस्ट जर्नल, कोर्स की जर्नल लिखने के लिए होती हैं। तो पोर्टफोलियो का यहाँ पे मतलब ये है स्टूडेंट्स के पोर्टफोलियो एक लर्निंग पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो लर्निंग पोर्टफोलियो एक पर्पसफुल कलेक्शन होती हैं। इसमें स्टूडेंट के जो वर्क्स होते हैं उनकी कलेक्शन होती है, उनके एफर्ट्स की, उनके प्रोग्रेस की, उनके अचीवमेंट्स की, उनमें जो कम्पिटेंसीज़ आते हैं, जो कम्पिटेंट होते जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी और ड्यूरिंग कॉलेज और ड्यूरिंग स्कूल, तो उस दौरानिया की उनकी जो रिकॉर्ड होती है तो वो उनका पोर्टफोलियो कहलाता है। तो यहाँ पे अगर एक बड़े पैमाने पे स्टूडेंट जो है वो ख़ुद के जहन में सोच रहा है टीचर के किसी असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड, तो वो उसकी पूरी जो है वो एक लर्निंग पोर्टफोलियो बन जाती है। इन आइदर केस स्टूडेंट्स कुड राइट अबाउट, यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह किसी चीज़ के बारे में लिखे कि व्हाट दे आर लर्निंग एंड हाउ दे आर लर्निंग, वो क्या क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं, तो ये भी एक सेल्फ डायलॉग है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज ए स्टूडेंट जो है वो बैठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या सीख रही हूँ और मैं कैसे सीख रही हूँ, तो ये एक सेल्फ डायलॉग है। वट रोल दिस नॉलेज आर लर्निंग प्लेस इन दियर ओन लाइफ, या फिर मैं ये देख रही हूँ, ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये सोच रही हूँ कि ये जो नॉलेज मैं गेन कर रही हूँ, ये जो लर्निंग मैं लर्न कर रही हूँ, तो इससे मेरे जो ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, उस पर क्या इसका असर पड़ रहा है, किस तरह की रोल प्ले ये लर्निंग, ये नॉलेज कर रही है, तो ये भी एक सेल्फ डायलॉग है। हाउ दिस मेक देम फील, मुझे इस लर्निंग के बाद, इस नॉलेज को गेन करने के बाद क्या फ़ील हो रही है, मेरी जो फीलिंग्स है, तो वो भी अगर उनके बारे में मैं सोचूं तो ये भी एक सेल्फ डायलॉग है। डायलॉग विद अदर्स, दिस कैन एंड डज कम इन मैनी फॉर्म्स, ये डायलॉग विद अदर्स जो है ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में अकर होता है, मुख्तलिफ़ फॉर्म में ये सामने आता है। द डायलॉग माइट बी डन इन लाइव, इन राइटिंग और बाई ईमेल, जैसा कि डायलॉग जो है दूसरों के साथ जो डायलॉग है वो लाइव भी हो सकती हैं, आमने सामने बैठ के, रिटन फॉर्म में भी हो सकती हैं, मैसेजेस वगैरह में, या ईमेल के थ्रू भी हो सकती हैं। The students read a textbook or listen to a lecture. They are listening to another person, teacher, book author, viewed by a partial dialogue, no back and forth exchange. अगर एक स्टूडेंट कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है या किसी लेक्चर को सुन रहा है तो ये कहलाती हैं पार्शियल डायलॉग। ये पार्शियल डायलॉग इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इसमें स्टूडेंट जो है वो किसी और को जस्ट सुन रहा है, वो उसके साथ बात नहीं कर रहा, या टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है तो टेक्स्ट बुक में वो उस जो सामने वाला है, जो राइटर है, उसके जो ख्यालात है उनको वो पढ़ता जा रहा है, उनको समझता जा रहा है, वो बैक उसको कोई रिप्लाई नहीं दे सकता, तो ये कहलाती है पार्शियल डायलॉग। Teacher create in intense small group discussion on a topic dynamic and is active form of dialogue। और अगर एक टीचर क्लासरूम के अंदर कोई ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करे, एक कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डायनेमिक एक टॉपिक डिबेट हो जाए या फिर कोई डिस्कशन हो जाए, तो ये कहलाती है एक्टिव फॉर्म ऑफ डायलॉग, क्योंकि लाइव होती है, सब आमने सामने होते हैं। और बैक एंड फोर्थ इसमें एक्सचेंज होती है, और बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज जिस डायलॉग में होती है वो डायलॉग विद अदर्स के जिसमें बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज हो, वर्ड्स की कन्वर्सेशन हो, तो वो एक्टिव फॉर्म कहलाती हैं डायलॉग विद अदर्स की। और अगर इसमें बैक एंड फोर्थ एक्सचेंज ना हो, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन ना हो, तो वो कहलाती है पार्शियल डायलॉग विद अदर्स। Teacher find creative way to involve students in dialogue situation with people other than students, for example practitioners, experts
आइदर इन क्लास और आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को कुछ इस हद तक भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो सिर्फ स्टूडेंट के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास भी इस तरह डायलॉग कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी इवेंट्स को, एक्सपीरियंस को लेके। तो ये टीचर इस तरह क्रिएटिव वे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस की बात। तो एक्सपीरियंस में ऑब्जर्विंग और डूइंग थी। तो ऑब्जर्विंग क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। वॉचेस आर लिस्टन्स टू समवन एल्स, किसी दूसरे को देखना, किसी दूसरे को सुनना। डूइंग समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट दे आर लर्निंग अबाउट। For example, observing one's teacher do something. This is how I critique a novel. Listening to other professionals perform, for example, musicians, are observing a phenomena being studied, natural, social or cultural. यानी किसी और को, किसी और बंदे को कुछ करते हुए सुनना या देखना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाती है। ऑब्जर्विंग इसे कहते हैं कि किसी और को कोई काम करते हुए या कोई बात करते हुए हम देखते हैं, सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर है, जो टीचर कुछ कर रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है और हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। या फिर किसी एक नॉवेल पे तनकीद हुई है, क्रिटिक कहते हैं तनकीद को। तो किसी नॉवेल पे क्रिटिक हुई है, तनकीद हुई है और हम उसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी कोई किसी ने तनकीद किया है और हम उसको पढ़ रहे हैं, मीन्स कि हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर कोई भी प्रोफेशनल्स कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा कि म्यूजिशियंस कोई म्यूज़िक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, म्यूज़िक वो बजा रहे हैं, तो उसको जब हम सुनते हैं, हम उसको देखते हैं, तो ये भी ऑब्जर्वेशन के अंडर कैटेगरी में आती हैं। ऑब्जर्विंग द फेनोमेना बीइंग स्टडीड, कोई फेनोमेना अगर स्टडी की जा रही है उसको ऑब्जर्व करना। कोई नेचुरल फेनोमेना है, कोई सोशल है, कोई कल्चरल है, जो भी है, कोई भी प्रोसेस है, उसको अगर स्टडी की जा रही है और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी अंडर कैटेगरी में आती हैं ऑब्जर्विंग की। ऑब्जर्विंग में भी डायरेक्ट और विकेरियस जो ऑब्जर्वेशन होती है वो या तो डायरेक्ट होती हैं, डायरेक्टली हम ऑब्जर्व करते हैं आमने सामने, या फिर हम विकेरियसली भी करते हैं। विकेरियस का मतलब ये है कि थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू फीलिंग्स हम जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, अपने माइंड में इमेजिनेशन के थ्रू हम किसी चीज़ को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, या फिर मेंटल प्रेजेंटेशन के थ्रू, मेंटल इमेजेस के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू, तो ये कहलाती है विकेरियस ऑब्जर्विंग। डायरेक्ट ऑब्जर्विंग इज लर्नर, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, द लर्नर इज ऑब्जर्विंग द रियल एक्शन डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में लर्नर जो रियल एक्शन हो रही होती है, जो हकीकत में जो एक्शन हो रही होती है, उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, तो ये कहलाती हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और विकेरियस और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्विंग ए सिमुलेशन ऑफ द रियल एक्शन, किसी रियल एक्शन की सिमुलेशन हो रही है। सिमुलेशन मीन्स कि उसकी मॉडल पेश की जा रही है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जा रही है। एक्टर्स वगैरह जो है वो किसी रियल एक्शन की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसको एज ए मॉडल पेश कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये होता है विकेरियस, यानी किसी इमेजिनेशन के थ्रू, फीलिंग्स के थ्रू। डूइंग क्या है? द लर्नर एक्चुअली डज समथिंग, इसमें लर्नर एक्चुअली कोई काम करता है, कोई भी चीज़ करता है खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ाइन ए रिजर्वायर डैम, इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियर जो है वो एक रिजर्वायर डैम बना रहा है, जो कि पानी के लिए एक रिजर्वायर है, डैम अगर बन रही है तो वो डूइंग है। कंडक्ट ए हाई स्कूल बैंड, म्यूज़िक एजुकेशन, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जिसमें म्यूज़िक एजुकेशन दी जाती है, ये गिटार बजाना, ये वगैरह वगैरह लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो अगर बच्चों को सिखाया जा रहा है तो वो बच्चे अगर ख़ुद वो कर रहे हैं, गिटार उठा के किसी बच्चे ने बजाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये उसकी डूइंग है, यानी उसको सिखाया जा रहा था, वो लर्न कर रहा था, अब वो लर्न करते, उसने पहले देखा, ऑब्जर्व किया, अब वो ख़ुद से जो है वो काम करेगा, गिटार वो बजा के देखेगा कि उसे बजाना आता है या नहीं, तो ये कहलाती हैं डूइंग। इसके अलावा डिज़ाइन और कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, नेचुरल एंड साइंसेस, कोई नेचर से रिलेटेड, कोई साइंसेस से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट की जा रही हो, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट या डिज़ाइन की जा रही हो, तो वो भी डूइंग है।
क्रिटिक्स एंड आर्ग्यूमेंट आर पीस ऑफ राइटिंग द ह्यूमैनिटीज़। अगर कोई भी जो है इंसान का लिखा हुआ कोई चीज़ है, कोई पीस ऑफ राइटिंग है, कोई आर्ग्यूमेंट है, तो आप कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, कोई आर्ग्यूमेंट पे आप तनकीद कर रहे हो या फिर पीस ऑफ राइटिंग पे आप तनकीद कर रहे हो, तो जो तनकीद आप कर रहे हो वो भी डूइंग में आती है कि आप ख़ुद जो है कोई आपने पीस ऑफ राइटिंग उठाया है और उस पर आप तनकीद लिख रहे हो, तो ये डूइंग है। इन्वेस्टिगेट लोकल हिस्टोरिकल रिसोर्सेज, हिस्ट्री यानी कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो है वो आपने इन्वेस्टिगेशन उसकी करनी है। कोई भी लोकल हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है और उनके बारे में आपने कुछ जानना है, तो ये भी डूइंग है। मेक एन ओरल प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, अगर ओरल प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो ये भी कम्युनिकेशन कहलाती है, ये भी एक डूइंग है। डूइंग में भी डायरेक्ट आर एक्सप्लिसिट, डूइंग भी या तो डायरेक्ट होती है या एक्सप्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट मीन्स कि स्टेटेड क्लियरली, अगर कोई चीज़ क्लियरली स्टेटेड हो तो वो एक्सप्लिसिट कहलाती है, यानी ये डूइंग है ये डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली की जाती हैं, यानी क्लियरली ये की जाती हैं। केस स्टडीज़, जब हम कोई केस स्टडी कर रहे हैं वो भी डूइंग है। रोल प्ले कर रहे हैं वो भी डूइंग है। सिमुलेशन एक्टिविटीज़, हम कोई मॉडल बना रहे हैं, मॉडल पेश कर रहे हैं, वो भी डूइंग है। ऑफर्स वे ऑफ विकेरियसली इंगेजिंग स्टूडेंट इन डूइंग प्रोसेस, यानी ये जो सिमुलेशन एक्टिविटीज़ है, सिमुलेशन एक्टिविटीज़, तो ये विकेरियसली इंगेजिंग, ये इमेजिनेशन के तौर पे, इमेजिनेशन एज ए इमेजिनिंग टेक्निक के तौर पे ये स्टूडेंट्स को एक डूइंग प्रोसेस जो है उसमें इंगेज करती है। एक्सपीरियंटियल लर्निंग मॉडल, अच्छा स्टूडेंट्स अब है यहाँ पे है एक्सपीरियंटल लर्निंग मॉडल, तो ये भी एक दूसरा मॉडल है। इसके 5 फेजेस है। 5 फेजेस में जो फर्स्ट फेज है उसका नाम है एक्सपीरियंस, सेकेंड फेज शेयर, थर्ड फेज प्रोसेस, फोर्थ फेज जनरलाइजेशन, फिफ्थ फेज जो है वो अप्लाई का है। फर्स्ट फेज में कोई भी लर्निंग एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हमारी एक्सपीरियंस हो जाती हैं। द एक्टिविटी परफॉर्म डू इट, जो हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे सामने जो एक्सपीरियंस हो रही होती हैं, तो वो फर्स्ट फेज़ होता है किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में। उसके बाद उसका जो सेकेंड फेज़ होता है वो शेयरिंग का होता है। इसमें हम उसको शेयर करते हैं, उसको शेयर करने के बाद, शेयर मीन्स कि उसको हम पब्लिसाइज़ करते हैं, पब्लिक के सामने ले आते हैं, तो उस पर रिएक्शन आते हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन होती हैं। उसके बाद थर्ड फेज़ में उसकी प्रोसेस होती हैं, उस एक्सपीरियंस को एनालाइज करते हैं हम, चीज़ों के साथ, दूसरे चीज़ों के साथ, दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं। इसके बाद फोर्थ फेज इसकी जनरलाइज है। जनरलाइज मीन्स कि टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अब इसको हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड की तरफ ले आते हैं। ये जो हमने जो भी हमारी एक्सपीरियंस हो चुकी थी, तो उसको हम रियल वर्ल्ड के साथ अटैच करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और फिफ्थ फेज में जाके हमने जो कुछ सीखा है तो उसको हम अप्लाई करते हैं। व्हाट वाज लर्न टू ए सिमिलर और डिफरेंट सिचुएशन प्रैक्टिस, यानी जो भी डिफरेंट या सिमिलर सिचुएशन जो भी प्रैक्टिस हुई है तो उसको हम अप्लाई करते हैं। कोई हमने जो कुछ सीखा है तो उसको हम उसके जैसा कोई सिचुएशन आ गया उसी के जैसा उसके साथ अप्लाई करते हैं, या फिर कोई डिफरेंट सिचुएशन आ गई तो उसके साथ हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में हम डू, एक्सपीरियंस में के अंदर लिखा है सेंटर में ट्राइंगल बना के, डू मीन्स कि इसमें हम कोई काम करते हैं। उसके बाद शेयर और प्रोसेस जो है इसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उस पर रिफ्लेक्शन हमारी होती है। उसके बाद जनरलाइज और अप्लाई में हम उसको अप्लाई करते हैं, हम अपने बिहेवियर चेंजेस के थ्रू उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखनी है कि एक्सपेरिएंटियल लर्निंग मॉडल जो है इसके 5 फेजेस है और फेजेस के नाम आपने याद रखने हैं। यही की स्टेप्स, ये फेजेस कह लिया, स्टेप्स कह लिया, यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट वन स्टेप जो है वो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस द एक्टिविटी परफॉर्म आर डू इट, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो हमारी एक्सपीरियंस कहलाती हैं। फिर दूसरा जो स्टेप है वो शेयरिंग का है। द एक्सपीरियंस बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंड, हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए कि क्या हुआ था। इस तरह जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो ये शेयरिंग कहलाती है। उसके बाद द एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स, यानी उस एक्सपीरियंस को हम प्रोसेस करते हैं ताकि हमें उसके जो कॉमन थीम्स है, उसके जो कॉमन मकासद है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके, तो ये प्रोसेस कहलाती हैं।
और उसके बाद जनरलाइज फ्रॉम द एक्सपीरियंस टू फॉर्म प्रिंसिपल और गाइडलाइन दैट कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ सिचुएशन। फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि हम कोई ऐसे उसूल, कोई ऐसे गाइडलाइन बना सके जो कि हमें हमारी लाइफ के लिए स्किल बन जाए और रियल लाइफ सिचुएशंस में वो हमारे काम आए। उसके बाद लास्ट स्टेप में जाके अप्लाई व्हाट वाज लर्न टू अनदर सिचुएशन। अगर कोई इसी तरह दूसरी सिचुएशन आ गई या इससे अलग भी कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई तो उसमें हम जो कुछ हमने सीखा है तो उसको फिर हम अप्लाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आप लोगों का ये स्लाइड जो है ये कवर हो चुका है, लेकिन ये बात आप याद रखिए कि ये यूनिट 3 जो है वो कवर नहीं है अभी तक, क्योंकि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे भी है कि जिन पे अभी तक स्लाइड्स नहीं बने हैं। अगर उन पे स्लाइड्स बनते हैं, स्लाइड्स बन जाए तो फिर मैं उन पे भी लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगी। तब तक आप लोग ये जो यूनिट यहाँ तक हमने कवर कर लिया है इनको सही तरीके से पढ़ ले। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।